जानकारी लेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट आज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। इससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अर्थात एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कुछ भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सर्चिंग कर सकते हैं। कई बिजनेस अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अर्थात आप बिजनेस भी ऑनलाइन कर सकते हैं ई कॉमर्स की सहायता से। इसके साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। एक स्थान पर बैठा हुआ टीचर दूसरे स्थान पर बैठे हुए स्टूडेंट्स को लेक्चर दे सकता है और वहीं से स्टूडेंट्स भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा स्थान है। आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन मूवीज देख सकते हैं, ऑनलाइन मैचेस देख सकते हैं। तो इंटरनेट बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। इंटरनेट के इस अध्याय के भाग में हम देखेंगे कि इंटरनेट के लाभ क्या हैं और इसके लिए मुख्य किन किन चीजों की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ हम इंटरनेट का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। छोटे छोटे नेटवर्क्स से मिलके बना हुआ एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर शामिल हैं और कंप्यूटर आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान भी करते हैं। इस प्रकार के सिस्टम को हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के द्वारा न केवल इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, बल्कि सर्विसेज का आदान प्रदान भी हो सकता है। और इसके अलावा इंटरनेट के बहुत सारे लाभ हैं। यदि हम बात करें कि इंटरनेट हमें क्यों जरूरी है, तो इसके लाभों से हमें ज्ञान हो जाएगा कि ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे बड़े लाभ की, इंफॉर्मेशन। हम किसी भी टॉपिक के बारे में किसी भी समय और कितनी भी जानकारी हम इंटरनेट से ले सकते हैं। और इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है और इसलिए हम इसको आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। जो जानकारी है वो टेक्सचुअल फॉर्मेट अर्थात अक्षरों में, वीडियो फॉर्मेट यानी कि वीडियोस में, और ऑडियो फॉर्मेट यानी कि ऑडियो फाइल्स में भी उपलब्ध रहती है। हमारे पास इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल रहती हैं, जिनको हम सर्च इंजन्स कहते हैं। जो मुख्य सर्च इंजन्स हैं उनमें सबसे प्रमुख है गूगल, याहू और बिंग। इन सर्च इंजन्स का प्रयोग करते हुए आप अपनी मनचाही इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट का जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कम्युनिकेशन। इंटरनेट एक बहुत ही आसान माध्यम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बातचीत करने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए। हमारे पास इंटरनेट पे मुख्यतः ईमेल, चैटिंग, मैसेजिंग, पोस्टिंग तरह की कम्युनिकेशन फैसिलिटीज रहती हैं, जिसमें ईमेल फैसिलिटी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसके अंतर्गत आप अपनी ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल को इंस्टेंटली दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो सकता है। आप ईमेल में अपना मैसेज लिखते हैं और जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिखते हैं, वो इंफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड्स में प्राप्त हो जाती है दूसरी तरफ। इसी तरह से एक चैटिंग फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, जिसके अंतर्गत आप बातचीत कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति से। इसमें दूसरा व्यक्ति आपसे काफी दूर बैठा हो सकता है। आपके पास 3 तरह की मुख्य चैटिंग अवेलेबल रहती है। सबसे प्रमुख है टेक्सचुअल चैटिंग, जिसमें आप टाइप कर करके इंफॉर्मेशन या मैसेज को पहुंचाते हैं। दूसरी तरह की चैटिंग में वॉइस चैटिंग अवेलेबल रहती है, जिसमें आप बोल के एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, बिल्कुल मोबाइल की तरह। और तीसरी चैटिंग जो हमारे पास अवेलेबल रहती है वो है वीडियो चैटिंग। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप बातचीत करते हुए अपनी तस्वीर भी देख सकते हैं और इस तरह की चैटिंग को वीडियो चैटिंग कहते हैं। इस तरह से हमारे पास आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि फेसबुक और ऑरकुट। इन फेसबुक और ऑरकुट वेबसाइट से आप न केवल अपने फ्रेंड्स को मिल सकते हैं, खोज सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं, बल्कि उनको मैसेज भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन चैटिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम आज इंटरनेट बन गया है। इंटरनेट की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आजकल छोटे और बड़े बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो ऑनलाइन होना चाहता है। उसका कारण है कि ऑनलाइन बिजनेस से एक तो उसकी एरिया ऑफ सेल्स बढ़ जाता है, दूसरा उसके पास किसी भी तरह का अगर ऑफिस नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो भी वो अपना बिजनेस वेबसाइट के साथ चला सकता है। ई कॉमर्स में प्रमुख आपके पास उदाहरण के तौर पे होम शॉप 18 और naaptol.com जैसी वेबसाइट्स हैं, जिसमें आप कभी भी कुछ भी वेबसाइट से देख के मंगवा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट्स भी बना सकते हैं और जिसमें लो इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो इंटरनेट आज के समय में बहुत ही बढ़िया ई कॉमर्स का एक माध्यम बन गया है।
इंटरनेट में ऑनलाइन सर्विसेज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज आपको घर बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाती हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज। आपको अब लंबी लंबी लाइनों में बैंकों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, घर पे ही आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी जॉब पाने के लिए घर से ही बायोडाटा सेंड कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स जॉब रजिस्ट्रेशन की सुविधा देती है, जिसमें जैसे ही जॉब आती है आपके ईमेल अकाउंट पे उसकी सूचना आपको भेज दी जाती है। इसके साथ ही आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन टिकट भी बुक करवा सकते हैं। इसमें आप रेलवे टिकट्स हो या मूवी टिकट्स हो, घर पे बैठे बैठे ही खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, टेलीफोन बिल पेमेंट, मोबाइल पेमेंट, तो ये सभी चीजें आप घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो इंटरनेट में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं, जो कि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा वरदान है। इन सब चीजों के पश्चात एक मुख्य चीज जो एंटरटेनमेंट है, वो भी इंटरनेट से आपको अवेलेबल हो जाता है। मान लीजिए आप किसी कारण से अपना सीरियल नहीं देख पाए या मूवीज नहीं देख पाए, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको सीरियल्स और मूवीज देखने की मदद करती हैं, जैसे कि youtube.com, जिसमें आप अपना मनचाहा सीरियल कभी भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप वहां ऑनलाइन सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, और अब तो वेबसाइट्स ऑनलाइन क्रिकेट मैचेस भी लाइव टेलीकास्ट करती हैं। आप घर बैठे बैठे मैचेस भी देख सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। एंटरटेनमेंट में आपके पास ऑनलाइन गेम्स भी अवेलेबल रहती हैं। आप घर बैठे बैठे दूसरे फ्रेंड्स के साथ, जो कि कहीं और बैठा है, उसके साथ मिलके एक ही वेबसाइट पे गेम्स खेल सकते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा आभास देती है कि आप दोनों एक ही स्थान पे गेम खेल रहे हैं। इंटरनेट ने जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो है एजुकेशन के सेक्टर में। एजुकेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है इंटरनेट के द्वारा। आप घर बैठे बैठे बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स अब इंटरनेट के माध्यम से जुड़ चुके हैं, और आजकल बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन ही अवेलेबल हो गई हैं, जिसमें आप इंटरनेट से बैठे बैठे कहीं दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और आप चाहें तो उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है एजुकेशन सेक्टर में। इंटरनेट सीखने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनकी हम जानकारी लेंगे, ताकि जब हम इंटरनेट प्रयोग करें तो उन सब चीजों की जानकारी हमें रहे जो इंटरनेट सीखने के लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेट की एक सबसे बेसिक टर्म है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? एक ऐसा पेज जो इंटरनेट पे आपको इंफॉर्मेशन देता है, वो वेब पेज कहलाता है। वेब पेज आपको इंफॉर्मेशन टेक्स्ट अर्थात लिखे हुए अक्षरों में, ऑडियो अर्थात आवाज में, वीडियो और एनिमेशन इफेक्ट्स के साथ ये आपको इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जो एक फिक्स तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि हिस्ट्री पेजेस, जिसमें आप इंफॉर्मेशन जो है वो पुरानी हर बार मिलती है आपको। लेकिन कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जिन पे इंफॉर्मेशन साथ साथ बदलती रहती है, जैसे एक रेलवे रिजर्वेशन का पेज, जो जैसे ही सीटें बुक होती हैं या कैंसिल होती हैं आपको उसकी जानकारी उपलब्ध करवाता है। और ऐसे ही क्रिकेट लाइव टेलीकास्ट वेब पेज, जिसमें स्कोर्स जैसे जैसे बदलता है उसकी स्कोरिंग की जानकारी आपको वेब पेज पे अवेलेबल रहती है। तो वेब पेज एक माध्यम है आपको इंफॉर्मेशन देने का। वेबसाइट क्या होती है? यदि हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, अर्थात बहुत सारे वेब पेजेस को अगर इकट्ठा कर दिया जाए और एक यूनिट में बांध दिया जाए तो उसे हम वेबसाइट कहते हैं। हर वेबसाइट का एक अपना अलग एड्रेस होता है। वेबसाइट में बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी रहती है, और इसको हम और ये प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहती है वेब पेजेस के रूप में, जो कि इकट्ठी कर दी जाती है, और ये एक वेबसाइट कहलाती है। हर वेबसाइट का एक अपना अलग एड्रेस होता है, उस वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से अलग रिप्रेजेंट करता है। हर एक वेबसाइट का अपना एक कार्य हो सकता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे रेलवे की वेबसाइट, जिसमें आप रेलवे की टिकटिंग की जानकारी ले सकते हैं, उनकी ट्रेन सिस्टम की जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से एयर टिकट रिजर्वेशन की वेबसाइट अलग हो सकती है, जिसमें एयर टिकट्स खरीदी जा सकती हैं और उनको रिजर्व किया जा सकता है। तो वेबसाइट्स का प्रयोग कर सकते हैं आप अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो मुख्यतः वेब पेजेस से बनी होती है। जैसे हमने बात की कि एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जिसमें कि इंफॉर्मेशन रखी रहती है। यदि हम बात करें होम पेज की, होम पेज वो वेब पेज होता है जो सबसे पहले आपके सामने खुलता है। यानी कि जब आप वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं तो आपके सामने जो सबसे पहला पेज खुलता है वो होम पेज कहलाता है।
जिस पे बाकी पूरी वेबसाइट में जाने के लिए लिंक्स अवेलेबल रहते हैं। इस तरह से होम पेज एक तरह से सबसे पहला पेज होता है वेबसाइट का, जो आपके सामने खुलता है जब आप वेबसाइट खोलते हैं, और ये आपको एक इंडेक्स जैसी फैसिलिटी देता है जिसमें आप बाकी पेजेस पे वहीं से जा सकते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले जो पेज आपके पास उपलब्ध रहता है वो एक होम पेज रहता है, परंतु बाकी पेजेस पे जाने के लिए वहां पे लिंक्स अवेलेबल रहते हैं। इन लिंक्स को हम हाइपरलिंक्स कहते हैं। जिस लिंक पे आप क्लिक करते हैं उस तरह के पेज पे आपको ले जाया जाता है, और इस तरह के लिंक्स का प्रयोग करके आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। जब आप एक लिंक पे क्लिक करके दूसरा पेज खोलते हैं तो हो सकता है उसमें भी काफी सारे लिंक्स अवेलेबल रहें जो आपको अन्य पेजेस पे ले जाएं। किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम ब्राउजर कहते हैं। मुख्यतः आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आप विंडोज के साथ अवेलेबल रहता है वो मिल जाता है। आप चाहें तो गूगल क्रोम डाउनलोड कर सकते हैं या मोजिला फायरफॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं और तीनों ब्राउजर्स हैं जिनका प्रयोग हम वेबसाइट्स खोलने के लिए करते हैं। एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से अलग करने के लिए उसका एड्रेस अलग रखा जाता है। हर एक वेबसाइट का एक अपना एड्रेस होता है। वेबसाइट के एड्रेस को URL भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हमारे पास वेबसाइट का जो एड्रेस रहता है कुछ इस फॉर्मेट में रहता है, जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे www.google.com। यहाँ पे www जो है वर्ल्ड वाइड वेब को इंडिकेट करता है, जबकि गूगल जो है वो एक वेबसाइट का नाम है। .com इसकी टाइप की जानकारी देता है कि वेबसाइट किस प्रकार की है, जिसमें कॉम एक कमर्शियल वेबसाइट की जानकारी देता है। तो किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए आपको ब्राउजर में इस वेबसाइट का एड्रेस डालना जरूरी रहता है। जिस भी वेबसाइट का आप एड्रेस ब्राउजर के एड्रेस बार में डालते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं उस वेबसाइट को आप अपने कंप्यूटर पे ब्राउजर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ हम वेब एड्रेसेस को एक बार फिर से जान लेते हैं। वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसमें यदि हम यहाँ ध्यान दें तो ये एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, http:// है और उसके बाद www.yahoo.com। इसमें सबसे पहला भाग http:// ये आपको ये जानकारी देता है कि वेबसाइट की जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए एक स्पेशल रूल को फॉलो किया गया है, जो रूल है HTTP अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी के साथ दूसरा जो भाग है www, ये जानकारी देता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वेबसाइट का नाम। यहाँ पे हम वेबसाइट www. के पश्चात हम वेबसाइट का नाम डालते हैं। ये वेबसाइट का नाम अलग अलग वेबसाइट्स के लिए अलग अलग होता है। एक ही नाम से एक वेबसाइट ही अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पे याहू जो है वो एक वेबसाइट का नाम है। नेक्स्ट जैसे .com, ये टाइप ऑफ वेबसाइट की जानकारी देता है, वेबसाइट किस प्रकार की है। COM जो है वो कमर्शियल वेबसाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर पीछे .gov रहता है तो वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार आप अलग अलग टाइप ऑफ वेबसाइट को पहचान सकते हैं लास्ट एलिमेंट देखते ही। इस प्रकार से हम वेब एड्रेसेस का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए आपको ब्राउजर्स की आवश्यकता पड़ती है। आपकी विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर के रूप में एक ब्राउजर पहले से ही अवेलेबल रहता है। यदि आप यहाँ स्टार्ट बटन के साथ नीचे देखें तो ये ई जैसा जो निशान है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि एक ब्राउजर है जिस सॉफ्टवेयर से आप इंटरनेट प्रयोग कर सकते हैं, ये उसका निशान है। इसी तरह से यदि आप यहाँ देखें तो ये गूगल क्रोम का निशान है, ये भी एक ब्राउजर है, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है। यदि आपके पास यहाँ क्विक आइकॉन्स में ये अवेलेबल नहीं है तो आप स्टार्ट पे क्लिक करें, आपके सामने स्टार्ट बार खुल जाएगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने के लिए आप देखें यदि आपने रिसेंटली यूज किया है तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, अन्यथा आप ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करें। ऑल प्रोग्राम्स में यदि आप क्लिक करें तो देखें आपके पास यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर के रूप में ब्राउजर अवेलेबल है। जैसे ही इसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर की ब्राउजिंग विंडो ओपन हो जाती है। और यदि आप इस ब्राउजर को देखें ध्यान से तो सबसे ऊपर एक टाइटल बार है। जो वेबसाइट आपके पास खुली हुई है उसका टाइटल यहाँ शो किया जा रहा है। इसी के साथ बेसिक विंडोज के 3 बटन इस तरफ उपलब्ध है, एक क्लोज के लिए जिससे आप ब्राउजर को बंद कर सकते हैं। जैसे मैं इसे क्लोज कर देता हूं, अब की बार दोबारा मैं यहां से खोल लेता हूं।
दूसरा बटन रिस्टोर और मैक्सिमाइज के लिए है, और तीसरा मिनिमाइज के लिए है, जो आपके ब्राउजर से हटा के नीचे आइकॉन के बटन में अवेलेबल करवा देगा। आप इस पे दोबारा क्लिक करके फिर से ब्राउजर को खोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्राउजर में वेबसाइट का एड्रेस कैसे डाला जाता है। आपके पास यहाँ ब्राउजर्स में ऊपर की तरफ वेबसाइट का एड्रेस डालने के लिए एड्रेस बार अवेलेबल रहती है। यहाँ पे आप वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ आप यदि ध्यान दें तो मेरे पास एक पहले से ही एड्रेस अवेलेबल है www.google.co.in, जो ये जानकारी देता है कि मेरे पास गूगल की वेबसाइट अवेलेबल है। इसी तरह से यदि मैं यहाँ www.yahoo.com एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास yahoo.com की वेबसाइट्स खुल जाती है। तो इस प्रकार से मैं ऑनलाइन वेबसाइट्स को खोल सकता हूं ब्राउजर्स की सहायता से। यहां यदि आप ध्यान दें तो आपके पास जो yahoo.com खुली है उसमें जो सबसे पहला पेज आपके सामने आया है वो आपका एक होम पेज की तरह है। यहाँ पे हम ब्राउजर के कुछ और बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यदि आप ऊपर देखें तो ये बैक बटन है जो आपको इससे पिछली वाली वेबसाइट पे ले जाएगा जो आपके पास पहले थी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ मैं वापस चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इससे पहले गूगल वेबसाइट अवेलेबल थी तो मेरे पास गूगल वेबसाइट अवेलेबल हो गई है। जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं उसका होम पेज आपके सामने अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि हमारे पास ये एक गूगल का होम पेज अवेलेबल हो गया है। यहां से आप अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग हाइपरलिंक्स पे को क्लिक करके आप अलग अलग पेजेस पे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे मेरे पास जीमेल का एक लिंक अवेलेबल है। यदि मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं जीमेल, जो कि ईमेल एक फैसिलिटी है gmail.com के द्वारा, मैं उस पे जा सकता हूं। इसी तरह से यदि मैं न्यूज जानना चाहता, न्यूज हाइपरलिंक पे क्लिक कर सकता हूं, और यदि मैं वीडियोस देखना चाहता हूं तो यूट्यूब पे क्लिक कर सकता हूं। इस तरह से हर एक हाइपरलिंक एक अलग वेबसाइट या अलग पेज को आपके सामने शो कर देता है। यदि हम गूगल के इस पेज को देखें तो इसमें एक इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए एक बॉक्स दिया गया है। जब आप यहाँ कुछ भी लिख के डालते हैं और गूगल सर्च पे क्लिक करते हैं तो उस वर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन गूगल के पास अवेलेबल है वो आपके सामने दिखा देता है, जो कि वेबसाइट एड्रेसेस के रूप में रहती है। अर्थात ये आपको एक तरह से उन वेबसाइट्स के एड्रेस देता है, अर्थात जिस टॉपिक या जिस वर्ड को आप ढूंढ रहे हैं उससे रिलेटेड सभी वेबसाइट्स की एक लिस्ट आपको प्रदान कर देता है, और फिर उन वेबसाइट्स पे जाके आप जो इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं ताजमहल टाइप करता हूं यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ सर्च बटन पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास नीचे की तरफ बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हो जाएंगी जो एक फिर से हाइपरलिंक फॉर्मेट में है, जैसे ताजमहल विकिपीडिया। ऊपर देखें तो टॉपिक का नाम और नीचे देखें तो उस वेबसाइट का एक एड्रेस भी दिया जा रहा है। इसी तरह से आपके पास नीचे की तरफ tajmahal.gov.in की वेबसाइट है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है ताजमहल यूपी टूरिज्म की। इस तरह से आपके पास नीचे तक चले जाएंगे तो काफी सारे रिजल्ट्स अवेलेबल हैं आपके, और सबसे नीचे की तरफ यहाँ पे आपको गूगल ये जानकारी दे रहा है कि इस जो आप वर्ड ढूंढना चाहते थे उससे रिलेटेड काफी सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। तो आप उन वेबसाइट्स को, और उन वेबसाइट्स का पहला ही पेज आपके सामने है। यहाँ नंबर 2 पे क्लिक करके उन वेबसाइट रिजल्ट्स का दूसरा पेज और फिर तीसरा, और इस तरह से जितने भी पेज चाहें आप वहां से देख सकते हैं जो गूगल ने आपको एज द रिजल्ट दिए हैं। यहाँ यदि आप देखें तो आपके पास, यदि यहाँ मैं क्लिक करूं तो मेरे पास मेरी ब्राउज़र अवेलेबल हो जाएगी, जिनका प्रयोग मैं पिछली वेबसाइट्स जिन पे पहले गया हूं उनको खोलने के लिए कर सकता हूं, जैसे कि yahoo.com। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं फिर से मेरे पास यहाँ yahoo.com अवेलेबल हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि चाहे तो मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ, चाहे तो मेरी जो हिस्ट्री है उसमें से उठा सकता हूँ, और चाहे तो जो पहले मैंने वेबसाइट्स विजिट की हैं उनका एड्रेस यहाँ स्टोर है उनमें से उठा सकता हूँ। इसी के साथ यहाँ 2 बटन और हैं। सबसे पहला बटन है स्टॉप का। यदि वेबसाइट की प्रोसेसिंग को आप रोकना चाहते हैं तो स्टॉप पे क्लिक कर दीजिए। आपकी वेबसाइट की जो प्रोसेसिंग है वो रुक जाएगी, अर्थात जितनी वेबसाइट आपके पास अवेलेबल है उतनी ही अवेलेबल रहेगी। और यदि आप चाहते हैं रिफ्रेश करना, अर्थात वेबसाइट्स का कंटेंट यदि आप चाहते हैं रिफ्रेश हो के आए तो आप रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिए। इससे यदि कुछ चेंजेस हुए हैं साइट में तो आपके पास वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इन 3 बटनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं यहां से बैक कर लेता हूं, और बैक से फिर से मैं वापस
इसी के साथ यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर में बिंग सर्च इंजन का एक बॉक्स दिया गया है। आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट टाइप करके डायरेक्ट यहाँ से ढूंढ सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल खोलने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। जैसे कि मैं कुछ ताजमहल की साइट के बारे में यहाँ से जानना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ मेरे पास सजेशंस अवेलेबल हो जाते हैं। जिस भी सजेशन पे मैं क्लिक करता हूँ उस तरह का इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ खुल जाता है। बिंग भी एक सर्च इंजन है गूगल की तरह, तो वो भी आपको साइट्स की इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। देखिए मैंने दूसरा पेज खोल दिया है, और सबसे खास बात यहाँ ये भी है कि यहाँ पे मेरे पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके साथ कुछ सजेशन भी दिए गए हैं। जैसे कि सर्च रिलेटेड टू ताजमहल, मैंने एक ताजमहल वर्ड की सर्च की थी, उसके साथ ही यहाँ पे ताजमहल हिस्ट्री, ताजमहल स्टोरी, वॉलपेपर्स, इंफॉर्मेशन, काफी सारे सजेशंस गूगल के द्वारा क्रिएट कर दिए गए हैं, और ये आप इनके द्वारा भी सर्च कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। मान लीजिए मुझे ताजमहल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ फिर से मेरे पास सर्च रिजल्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं google.com का प्रयोग कर सकता हूँ किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। अब हम ब्राउजर की बात करें तो नीचे की तरफ यहाँ पे स्टेटस बार अवेलेबल रहता है, जो आपको बेसिक्स जानकारी देता रहता है। देखिए जैसे ही मैं यहाँ माउस लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ नीचे की तरफ http://en.wikipedia.org, तो ये जानकारी देता है कि ये वेबसाइट है। यदि आप इस लिंक पे क्लिक करें तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो स्टेटस बार से इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। इसी तरह से मैं यदि इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ताजमहल आगरा.net की वेबसाइट्स का एड्रेस अवेलेबल है, और यहाँ पे tajmahal.org.uk वेबसाइट का एड्रेस अवेलेबल है। तो इस तरह से मैं स्टेटस बार से इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ। आप चाहें तो आप कंटेंट को जूम करके भी देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ बिल्कुल राइट हैंड साइड पे स्टेटस बार के जूम लेवल दिया गया है। आप जूम लेवल को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे कि मैं इसको 150 कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ साइज जो है वो बड़ा होके आ गया है कंटेंट का, और मैं चाहूँ तो यहाँ से 100 फिर से कर सकता हूँ, और चाहूँ तो इसका साइज कम भी कर सकता हूँ, जैसे 50%। तो इस तरह से आप साइज, जो जूम लेवल साइज है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको 100% कर देता हूँ। किसी भी वेबसाइट को जब हम खोलते हैं तो हम उसको डायरेक्टली उस वेबसाइट के प्लेस पे जहां से हमने शुरू किया है वहां पे खोल सकते हैं, या हम उसको अलग टैब में खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने ताजमहल सर्च किया था तो मेरे पास काफी सारी वेबसाइट्स हैं नीचे। मैं सबसे पहले वाली वेबसाइट खोलना चाहता हूं। जैसे ही इस पे क्लिक करता हूं, जहां मेरे पास एड्रेस में google.co.in लिखा आ रहा है, वहां पे मेरे पास ये वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें मैंने क्लिक किया है। तो यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो मेरे पास एड्रेस ऊपर बदल गया है, और यहाँ पे वो वेबसाइट खुल गई है जिसको मैंने क्लिक किया था। जिस वेबसाइट के हाइपरलिंक पे मैंने क्लिक किया था वो वेबसाइट मेरे पास अवेलेबल हो गई है। यहाँ से मैं बैक जा सकता हूँ फिर से गूगल पे वापस जाने के लिए। जिस वेबसाइट को मैंने क्लिक किया था उस वेबसाइट का जो कलर है वो पर्पल हो गया है, जबकि बाकी वेबसाइट्स का कलर अभी ब्लू ही है। इसका अर्थ ये है कि जो वेबसाइट्स में विजिट कर चुका हूँ, जिन वेबसाइट्स में जा चुका हूँ, उन वेबसाइट्स का कलर पर्पल हो गया है। ये यही दर्शाता है कि आप इन वेबसाइट्स पे जा चुके हैं। और जो बाकी वेबसाइट्स हैं जिन पे अभी आप नहीं गए हैं और जिनके लिंक्स यहाँ अवेलेबल हैं, वो लिंक्स अभी भी ब्लू कलर में हैं। आप यदि यहाँ ध्यान दें तो जब आप माउस को यहाँ लेके जाते हैं तो देखिए एक हाथ का आइकॉन अवेलेबल हो जाता है जो उस वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जानकारी आपको देता है। अर्थात इस टेक्स्ट के साथ एक हाइपरलिंक जुड़ा है जो कि इस वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा। आप यदि नीचे वाले टेक्स्ट पे जाएं तो वहां पे कोई भी हाथ अवेलेबल नहीं है, जो ये जानकारी देता है कि ये जो टेक्स्ट है आपका, ये हाइपरलिंक के साथ कनेक्टेड नहीं है, या ये जो टेक्स्ट है ये आपका हाइपरलिंक टेक्स्ट नहीं है। आप चाहें तो अपनी वेबसाइट को टैब्स के रूप में भी खोल सकते हैं। टैब का अर्थ ये है कि जो वेबसाइट आपके पास खुली हुई है वो तो वहीं रहेगी, साथ ही एक अलग स्थान पे अर्थात अलग टैब में आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। जैसे कि इस वेबसाइट को मैं राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है ओपन के। ओपन जो आपकी google.com की जगह इस tajblues.com को खोल देगा। ओपन इन न्यू टैब जो आपके इस google.com के साथ एक टैब और ऐड कर देगा जिसमें ताजमहल वाली वेबसाइट खुल जाएगी। और ओपन इन न्यू विंडो, बिल्कुल एक अलग इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। अभी मैं यहाँ ओपन इन न्यू टैब क्लिक कर देता हूँ।
आप देखेंगे कि एक टैब आपके पास अवेलेबल हो गई है, ताजमहल टाइटल है जिसमें यदि मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास ताजमहल वाली वेबसाइट यहाँ अवेलेबल हो गई है। मैं चाहूं तो फिर से ये पहली वाली वेबसाइट, ये जो google.com है, जो मेरी पहली वेबसाइट है, उस पे मैं वापस आ सकता हूं। मुझे सिर्फ इस पहले वाली टैब पे क्लिक करना है। मैं अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी टैब चाहे खोल सकता हूं और एक साथ काफी सारी वेबसाइट्स को देख सकता हूं। इंटरनेट एक्सप्लोरर में काफी सारे मेन्यूज भी अवेलेबल हैं जो इस वक्त आपके सामने तो नहीं हैं, लेकिन आप उनको शो कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये देखिए खाली जगह जहां पड़ी हुई है, यहां मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां मेन्यू बार आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही मेन्यू बार पे मैं क्लिक करता हूं, मेरे पास यहां फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट्स, टूल्स और हेल्प के रूप में मेन्यूज अवेलेबल हो जाते हैं। इन मेन्यूज से आप बेसिक यूटिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। जैसे फाइल पे यदि आप क्लिक करें तो आप चाहें तो आप अपने वेब पेज को सेव कर सकते हैं बाद में देखने के लिए। आप इसे ऑफलाइन भी बाद में देख सकते हैं, जिसमें आपका वो कंटेंट जो सेव हुआ है वो कभी भी आप दोबारा देख सकते हैं। यदि आपके पास प्रिंटर अटैच है तो आपके पास जो भी आपकी स्क्रीन पे है उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। बाद में इंफॉर्मेशन आप उसको पढ़ सकते हैं या आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे एडिट में बेसिक यूटिलिटीज हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। यदि आप चाहें तो किसी भी टॉपिक को या किसी भी साइट के एड्रेस को बाद में याद रखने के लिए कॉपी कर सकते हैं। जैसे इस एड्रेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लेता हूं और यहां से मैं नोटपैड खोल लेता हूं और इसमें मैं इसे पेस्ट कर देता हूं, ताकि मुझे जिस एड्रेस से मैंने कंटेंट लिया है या जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं अपने पास सेव करके रख सकता हूं। इसी तरह से आप चाहें तो व्यू में आप टूल बार्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मेन्यू बार अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर सकते हैं यहां से, और यदि आपको फिर से चाहिए तो यहां जैसे पहले राइट क्लिक करके मेन्यू बार फिर से ले सकते हैं। व्यू पे आपके पास और भी बार्स हैं जिनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहीं से। जैसे फेवरेट बार मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्लोज कर देता हूं और इसी तरह से कमांड बार भी क्लोज कर देता हूं। और यदि आप फिर से इन बार्स को लाना चाहते हैं तो टूल बार से फिर से इन्हें आसानी से लेके आ सकते हैं। और इसी तरह से यदि आप चाहें तो आप अपने पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। आप यहां से जूम भी सेट कर सकते हैं जैसे हमने नीचे से किया था। और इसी तरह से आप टेक्स्ट साइज, जो पेज का जो टेक्स्ट साइज है उसको भी बड़ा कर सकते हैं। जैसे इसे मैं लार्जर कर देता हूं तो देखिए मेरे पास जो कंटेंट, जो मेरे पास वेबसाइट्स के जो अक्षर हैं वो बड़े हो गए हैं। फिर से मैं व्यू पे जाके टेक्स्ट साइज को मीडियम कर देता हूं। आप चाहें तो व्यू पे क्लिक करके आप फुल स्क्रीन क्लिक कर सकते हैं। फुल स्क्रीन से सभी बार्स हट जाएंगी और केवल आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो कंटेंट वाला पार्ट है वही दिखाया जाएगा। आप इसे फिर से छोटा करने के लिए F11 का दोबारा यूज कर सकते हैं। F11 इसकी शॉर्टकट की है। F11 से ही आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं और F11 से ही आप इसको दोबारा छोटा कर सकते हैं। किसी वेबसाइट को यदि आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं या विजिट करते हैं तो आप उसको अपने फेवरेट्स में भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए फेवरेट्स मेन्यू पे जाएं, क्लिक करें, ऐड टू फेवरेट कर दें। जिस नाम से आप उस वेबसाइट को अपने पास फेवरेट्स में ऐड करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से नया फोल्डर क्रिएट करके भी आप अपनी फेवरेट वेबसाइट्स को अलग से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ इसे मैं ऐड कर देता हूँ। और दोबारा इस साइट को देखने के लिए यदि आप फेवरेट्स पे जाएं तो नीचे की तरफ यहाँ जो वेबसाइट का जो लिंक है वो अवेलेबल हो गया है। नेक्स्ट टाइम आप यहीं से क्लिक करके डायरेक्ट अपनी फेवरेट वेबसाइट खोल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपने जो वेबसाइट्स विजिट की हैं, जिन वेबसाइट्स पे आप गए हैं, उन वेबसाइट्स का रिकॉर्ड अपने ब्राउजर से हटाना चाहते हैं, टूल्स पे जाएं और डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री कर दें। इसके लिए आप शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं जो कि कंट्रोल शिफ्ट और डेल है, जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री करते ही आपका जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो सारा हटा दिया जाएगा और जो भी आपने पेज विजिट किए थे वो पेज अब ब्राउजर अपनी मेमोरी में नहीं रखेगा और ना ही कोई उन्हें देख पाएगा। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन सबसे लास्ट में है इंटरनेट ऑप्शंस के रूप में। जब भी आप अपना ब्राउजर खोलते हैं तो आपके पास सबसे पहला पेज कौन सा है, वो पेज का एड्रेस आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे www.google.co.in है, तो जैसे ही मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलता हूँ मेरे पास google.co.in का पेज खुल जाता है। आप चाहें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस पेज को बदल सकते हैं। जिस पेज का एड्रेस यहाँ देंगे वो पेज आपके पास सबसे पहले अवेलेबल हो जाएगा जब आप ब्राउजर ओपन करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करने का बटन है। आप
चाहे तो यहाँ पे डिलीट प्रेस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑन एग्जिट, जब भी आप एग्जिट करें तो डिलीट हो जाए आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ आप इन ऑप्शंस को एप्लीकेबल करने के लिए ओके कर सकते हैं। फाइनली आपके पास माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हेल्प प्रदान की गई है। किसी भी टॉपिक की हेल्प यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर हेल्प का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर से रिलेटेड सारी हेल्प आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ आपके सामने विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट का एक विंडो ओपन हो गया है, जिसमें आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर की जानकारी ले सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानने के लिए आपको केवल यहाँ लिखना है और उसकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास यहाँ नीचे अवेलेबल हो जाती है। बार बार इन मेन्यूज में जाने के बजाय आप डायरेक्टली मेन कमांड्स अपने टूल बार से चला सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ फेवरेट बार अवेलेबल है। यदि आप समय बचाना चाहते हैं और बार बार इन मेन्यूज पे नहीं जाना चाहते तो आप कुछ ऑप्शंस को आप टूल बार्स की सहायता से प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप उन टूल बार्स को जो आप ज्यादा प्रयोग करते हैं यहाँ रख सकते हैं। जैसे मैं राइट क्लिक करके फेवरेट बार क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ फेवरेट बार अवेलेबल हो जाती है। फेवरेट बार पे यदि मैं यहाँ क्लिक करूं तो देखें आपके पास यहाँ बिल्कुल वही लिंक अवेलेबल है जो मेरे पास मैंने फेवरेट्स में ऊपर स्टोर किया था। तो आप इस तरह से बार्स का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बार्स जब आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो अपनी प्रमोशन के लिए भी आपके ब्राउजर में ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो उनको हटा भी सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यही राइट क्लिक करके ये अवास्ट की एक बार मेरे पास अवेलेबल है, जो कि एक एंटीवायरस के द्वारा एक बार प्रदान की गई है। यदि मैं इसे क्लोज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूं। मेरे पास ऑप्शन मांगा जाएगा, डू यू वांट टू डिसेबल दिस एड ऑन। यदि मैं डिसेबल करना चाहता हूं तो डिसेबल कर देता हूं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से अवास्ट वाली जो बार है वो हट गई है। इस प्रकार से आप अपने ब्राउजर की बेसिक ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेट में ईमेल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, जिसका प्रयोग हम ईमेल सेंड करने और रिसीव करने में कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है, ये कुछ ही सेकंड्स में दूसरे व्यक्ति के पास हमारा मेल चला जाता है, पहुंच जाता है। इसीलिए इसे ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम मेल्स रिसीव कर सकते हैं, मेल्स को सेंड कर सकते हैं और उनको बाद में प्रयोग करने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। हमें ईमेल अकाउंट प्रयोग करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक यूजर नेम जो हमारी आइडेंटिटी होता है और दूसरा हमारे पास एक पासवर्ड जिससे हम अपना ईमेल अकाउंट खोल सकते हैं। ये दोनों चीजें यूजर नेम और पासवर्ड हम जब ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो हमें ये दोनों प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ एक खास बात ये है, हम जिस वेबसाइट पे ईमेल बनाते हैं उसका नाम हमारे ईमेल यूजर नेम के साथ जुड़ जाता है। जैसे यहाँ यदि हम ध्यान दें तो isstworld@gmail.com, isstworld मेरा यूजर नेम है और एट के बाद वाला जो नाम है उस वेबसाइट का है जहां मेरा ईमेल अकाउंट है। यदि हम दूसरा एग्जांपल देखें, वरिंदर सिंह 2079 ये मेरा यूजर नेम है। @yahoo.com का अर्थ है कि मेरा जो ईमेल अकाउंट है वो yahoo.com वेबसाइट पे अवेलेबल है। बहुत जरूरी है कि आप दोनों चीजों को अलग अलग रखें। वेबसाइट का एड्रेस बिल्कुल अलग प्रकार से शो किया जाता है और ईमेल एड्रेस बिल्कुल अलग प्रकार से शो किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे www.google.com एक वेबसाइट का एड्रेस है और isstworld@gmail.com एक ईमेल का एड्रेस है। तो इस प्रकार से दोनों में भिन्नता रहती है। इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। ईमेल की सुविधा का प्रयोग करने से पहले आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए। हम अब ईमेल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ईमेल काफी सारी वेबसाइट्स के द्वारा प्रदान की जाती हैं, जैसे कि gmail.com, yahoomail.com, rediffmail.com और इस तरह से hotmail.com। उस वेबसाइट का एड्रेस यहाँ एंटर करना है जिस वेबसाइट पे हमें मेल अकाउंट बनाना है। क्योंकि मुझे जीमेल पे अकाउंट बनाना है तो यहाँ मैं gmail.com लिख के एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ मेरे पास जीमेल अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर मेरे पास पहले से यूजर नेम और पासवर्ड अवेलेबल है, अर्थात मैंने पहले ही अकाउंट बना रखा है, तो मैं यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके साइन इन कर सकता हूँ, अर्थात अपना जो मेल अकाउंट है वो खोल सकता हूँ। परंतु यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें।
जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाती है जिसके आधार पे आपका अकाउंट बनाया जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे जानकारी मांगी जा रही है, तो यहाँ मैं सबसे पहली जो फील्ड है वो है नाम। सबसे पहले यहाँ देखें आप, डिम लेटर्स में लिखा हुआ है फर्स्ट और यहाँ लिखा हुआ है लास्ट, अर्थात आप यहाँ फर्स्ट नेम टाइप करें और यहाँ पे लास्ट नेम। तो यहाँ मैं फर्स्ट नेम टाइप कर देता हूँ और यहाँ लास्ट नेम टाइप कर देता हूँ। उसके पश्चात मैं यहाँ यूजर नेम चुन सकता हूँ और यहाँ यदि आप ध्यान दें तो @gmail.com पहले से ही इसमें लिखा हुआ है, अर्थात जो यूजर नेम आप लेंगे उसके साथ ये साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ मैं अपना यूजर नेम सेट कर लेता हूँ। तो मैंने नाम लिखा है singh-varinder2079 @gmail.com। इसके साथ ही यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल सकता हूँ। ये पासवर्ड मेरे अकाउंट खोलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और ये जरूरी है कि आप अपने पासवर्ड्स को संभाल के रखें, क्योंकि अनऑथराइज्ड एक्सेस अर्थात आपके बिना जाने आपका मेल अकाउंट एक्सेस करने से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है। इसलिए हमेशा पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग बनाएं और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप हमेशा याद भी रखें या अलग से किसी जगह पे उसे लिख के रखें ताकि वो पासवर्ड आपको कभी भी भूले नहीं। मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, जो पासवर्ड मैं यहाँ देना चाहता हूँ। जब आप टाइप करते हैं आपको यहाँ पे जीमेल के द्वारा पासवर्ड स्ट्रेंथ बताई जा रही है कि आपका जो पासवर्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब अगर मैं कोई और पासवर्ड यूज करता हूँ इस पे, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सजेशन दिया जाता है। तो मान लीजिए मैं स्ट्रेंथ कम कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक एरर अवेलेबल है कि पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और पासवर्ड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें आप लेटर्स, नंबर्स और कैरेक्टर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ दोबारा, जो सही पासवर्ड है जिससे मैं मेल ओपन करना चाहता हूँ। इसी तरह से यही पासवर्ड मुझे दोबारा कंफर्म करने के लिए डालना पड़ेगा। अगर ये पासवर्ड मैच नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। सपोज करें यहाँ मैं हटा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया, दिस पासवर्ड्स डोंट मैच, ट्राई अगेन। तो आप पासवर्ड जो है वो सही रखें, दोनों तरफ अगर सही होगा तो आपके पास एरर नहीं आएगा। इसके बाद बर्थडे, आप डेट ऑफ बर्थ बताएं यहाँ पे, यहाँ पे डेट और यहाँ पे ईयर बता दें। उसके पश्चात आप जेंडर, मोबाइल फोन बताएं। मोबाइल नंबर देना यहाँ जरूरी होता है क्योंकि इस पे आपका एक मैसेज आता है जिसके जीमेल आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन करता है। तो जो भी मोबाइल नंबर आप दें वो आपके पास उस वक्त अवेलेबल हो तो बढ़िया है, क्योंकि उस पे साथ के साथ ही मैसेज अवेलेबल हो जाएगा। यदि आपके पास पहले से कोई ईमेल एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। पहले से कोई ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे उसको भी डाल सकते हैं, जिससे कि जीमेल के पास आपका करंट ईमेल आईडी भी अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, प्रमोशनल ऑप्शन है, जैसे डिफॉल्ट होम पेज। यदि आप चाहते हैं कि आप जब भी वेबसाइट खोलें तो आपके पास गूगल का पेज खुल जाए तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से एक वेरिफिकेशन अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे वेरिफिकेशन में आपको यहाँ कैरेक्टर्स पढ़ के नीचे टाइप करने पड़ते हैं। आप चाहें तो कैरेक्टर्स और चाहे तो ऑडियो का भी एक चैलेंज पिक कर सकते हैं, अर्थात ऑडियो सुन के आपको वो कैरेक्टर्स टाइप करने होते हैं। और यहाँ पे मैं इन कैरेक्टर्स को टाइप कर देता हूँ। अगर कैरेक्टर्स ठीक टाइप नहीं होंगे तो मेरे पास एरर आ जाएगा और मेरी अकाउंट नहीं बन पाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे इस बटन पे यदि आप क्लिक करें तो आप एक नया टेक्स्ट यहाँ पा सकते हैं और आप एक दो बार इस पे क्लिक करें और आपको जो टेक्स्ट लगता है आसानी से आप एंटर कर सकते हैं, उसको टाइप करें। जैसे अब मैं इसको टाइप करना चाहता हूं। इसके पश्चात आपको लोकेशन की जानकारी देनी है। देखिए लोकेशन ऑलरेडी इसने सिलेक्ट कर लिया है, आप किसी और लोकेशन पे हैं तो लोकेशन चेंज कर दें। इसके साथ आई एग्री टू गूगल टर्म्स को आप यहाँ सिलेक्ट करें। आप इसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप कर दें। जैसे ही आपने नेक्स्ट स्टेप किया, आपके पास देखिए यहाँ फोन नंबर फिर से उभर के आ गया है और गूगल के द्वारा यहाँ मैसेज शो किया गया है कि अकाउंट सिक्योरिटी के पर्पज से इसी नंबर का प्रयोग किया जाएगा। आप चाहें तो वेरीफाई अकाउंट दो तरीके से करवा सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस कॉल के थ्रू। टेक्स्ट मैसेज में एक मैसेज आपके पास मोबाइल पे उपलब्ध हो जाता है और यदि आप वॉइस कॉल करते हैं तो एक फोन आपके पास आ जाता है जिसमें आप वॉइस कॉल में एक कोड अवेलेबल रहता है जो डाल के आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं यहाँ टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करता हूँ, मेरे पास यहाँ वेरीफाई
योर अकाउंट के लिए एक मैसेज अवेलेबल हो जाता है मोबाइल पे। मुझे वो मैसेज मेरे मोबाइल से पढ़ना है और इसमें फीड करना है। तो जो भी कोड मेरे मोबाइल पे अवेलेबल हुआ है वो मैं यहाँ फीड कर दूंगा। ये हर बार अलग कोड अवेलेबल होता है और जैसे ही आप एंटर करते हैं आप इसके पश्चात कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपका कोड बिल्कुल ठीक है तो आपके पास यहाँ अकाउंट की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है और देखिए आपके पास यहाँ पे गूगल अकाउंट जो है अवेलेबल हो गया है। आप चाहें तो यहाँ से अपने प्रोफाइल में चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ऐड कर सकते हैं प्रोफाइल की फोटो और इसके साथ चाहें तो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे नेक्स्ट स्टेप जाता हूं तो मेरे पास यहाँ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। आपका ईमेल अकाउंट अवेलेबल हो गया है और जो ईमेल अकाउंट है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये मेरे पास नया ईमेल अकाउंट मेरा बन गया है। इस अकाउंट के साथ मैं अपने मैसेजेस को सेंड और रिसीव कर सकता हूँ और उनमें मैनेज भी कर सकता हूँ और बाद के प्रयोग के लिए उन्हें स्टोर भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यू टू जीमेल कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू टू जीमेल करता हूं, देखिए मेरे पास यहाँ मेरे ईमेल अकाउंट की लोडिंग होनी शुरू हो गई है, अर्थात ईमेल अकाउंट ओपन होने जा रहा है। यदि आपके पास नेट काफी स्लो हो तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं, लोड बेसिक एचटीएमएल का, जिससे कि आपका नेट स्लो होने के पश्चात भी आपका जो ईमेल अकाउंट है आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक वेलकम मैसेज है, यहाँ मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ मेरे पास मेरा जो ईमेल अकाउंट है मेरे सामने आ जाता है। ये एक बेसिक व्यू है ईमेल अकाउंट का। लेफ्ट साइड पे आपके पास बेसिक ऑप्शन है जैसे कि इनबॉक्स, जिससे आपके पास जो मेल्स आई हैं या रिसीव हुई हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। स्टार रेट पे यदि आप क्लिक करें तो यहाँ पे अभी मैसेज खाली है। आप चाहें तो कुछ मैसेजेस को आप स्टार रेट करके अपने पास यहाँ सेव कर सकते हैं। इसी तरह से इंपॉर्टेंट मेल्स एक अलग से सेगमेंट है, आप यहाँ इंपॉर्टेंट मेल्स को सेव कर सकते हैं। यदि आपने कोई मेल भेजी हुई है इस अकाउंट से तो सेंट मेल से आप वो मेल्स चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह से ड्राफ्ट्स हैं, यदि आप कोई मेल लिख लेते हैं और उसी समय आप उस मेल को नहीं भेजना चाहते तो आप उसको ड्राफ्ट्स में सेव कर सकते हैं और बाद में आवश्यकता पड़ने पे उसे सेंड भी कर सकते हैं। नई मेल लिखने के लिए आपके पास कंपोज का एक बटन अवेलेबल रहता है, इस बटन का प्रयोग करके आप नई मेल लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस तरफ आपके प्रोफाइल की जानकारी दी गई है। यहाँ यदि मैं क्लिक करूं तो मेरे पास मेरा नाम, मेरे अकाउंट का नाम और अकाउंट की बेसिक डिटेल्स दी गई हैं और इसी तरह से यहाँ से मैं साइन आउट भी कर सकता हूँ, अर्थात अपने मेल से बाहर आ सकता हूँ। अब मैं इसे साइन आउट करता हूँ और यहां से बाहर आ जाता हूं। इस प्रकार से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ईमेल अकाउंट बनाते समय कुछ खास बातें भी हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ बिल्कुल ईमेल का फॉर्म वही अवेलेबल है जो मैंने कुछ समय पहले भरा है। अगर मैं उसी नाम को दोबारा लेने की कोशिश करता हूं तो समवन ऑलरेडी हैज दैट यूजर नेम, ट्राई अनदर, एक मैसेज जीमेल की तरफ से आ गया है कि आप ये नाम का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इस नाम का यूजर पहले से अवेलेबल है। तो आपको ये नाम बदलना पड़ेगा और आप फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से कोई फील्ड जिसमें आप कोई भी वैल्यू नहीं भरते तो आपके पास उसका भी एक एरर मैसेज अवेलेबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक एरर मैसेज अवेलेबल हो गया है, यू कांट लीव दिस एम्प्टी। तो इसका अर्थ है कि आपको ये सभी फील्ड्स भरनी जरूरी हैं। और इसी तरह से तीसरी जो एरर हमने बात की थी, यदि आपका पासवर्ड मैच नहीं करता जो आपने क्रिएट ए पासवर्ड बॉक्स और कंफर्म योर पासवर्ड बॉक्स में डाला है, तो आपके पास फिर से एक एरर आ जाएगा जो कि आपको बताएगा कि आपका पासवर्ड मैच नहीं कर रहा। तो इस तरह के एरर आप चेक कर सकते हैं और इस तरह के बेसिक एरर्स को दूर करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। क्योंकि अब मेरा अकाउंट बन गया है तो अब मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकता हूं, अर्थात अपने अकाउंट को खोल सकता हूं। जब भी आप अपने ईमेल अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको फिर से यहाँ एड्रेस बार में उस वेबसाइट का एड्रेस देना है जिस वेबसाइट पे आपका ईमेल अकाउंट अवेलेबल है। जैसे मेरा अकाउंट gmail.com पे है तो यहाँ मैं gmail.com टाइप करके एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ जीमेल अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ यदि देखें तो क्योंकि मेरे पास अब अकाउंट है तो यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डाल के मैं साइन इन कर सकता हूँ।
तो यहाँ सबसे पहले मैं यूजर नेम डालता हूँ, जो भी यूजर नेम है। यहाँ पे आपको पासवर्ड टाइप करना है, जो पासवर्ड आपकी जीमेल अकाउंट का है। यदि इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं होगी तो आपके पास एरर मैसेज आ जाएगा। अभी मैं साइन इन करता हूं इसे। जैसे साइन इन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक मैसेज अवेलेबल हो जाता है, डू यू वांट इंटरनेट एक्सप्लोरर टू रिमेंबर दिस पासवर्ड। क्या आप चाहते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपका ब्राउजर है आपके द्वारा दिए गए इस मेल पासवर्ड को याद रखे। तो मोस्टली जब हम अपने पर्सनल कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पासवर्ड सेव रहे उसमें। लेकिन जब आप कहीं साइबर कैफेज या बाहर किसी पब्लिक प्लेस पे इंटरनेट का यूज करते हैं या किसी दूसरे के कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका जो मेल का पासवर्ड है या किसी भी तरह का कोई पासवर्ड है वो आपका ब्राउजर उसे स्टोर ना रखे। इसके लिए आप यहाँ डोंट ऑफर टू रिमेंबर एनी मोर पासवर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इसे नो कर सकते हैं। तो आपका जो ये पासवर्ड है ये स्टोर नहीं किया जाएगा जीमेल के द्वारा। जब भी आप मेल अकाउंट खोलते हैं तो इस तरह का अकाउंट आपके सामने आ जाता है, जिसमें सबसे पहले हम 3 मुख्य भाग देखते हैं। यहाँ सबसे पहले टू, यहाँ पे हमें उस व्यक्ति का मेल आईडी देना है जिसको हम मेल करना चाहते हैं। यदि हम एक से अधिक व्यक्तियों को मेल करना चाहते हैं तो कोमा लगा के या @cc और @bcc के साथ एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ मेल कर सकते हैं। साथ ही हमें यहाँ पे सब्जेक्ट देना है, अर्थात हमारा जो मैसेज है वो किस सब्जेक्ट किस विषय से रिलेटेड है वो हम यहाँ बता सकते हैं। जब भी मेल भेजी जाती है तो दूसरे व्यक्ति के पास ये सब्जेक्ट हाईलाइटेड होकर मेल मैसेज के रूप में पहुंचता है, जिससे कि वो सब्जेक्ट को देखकर मेल पढ़ता है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ ये जो बॉक्स है ये मैसेज बॉक्स है, जिसमें हमें उस मैसेज को लिखना है जो मैसेज हमें भेजना है। इसके लिए सबसे पहले देखिए, जैसे मैं एक लाइन टाइप कर लेता हूं। यहाँ पे जब भी आप कोई लाइन टाइप करते हैं तो आप उस पे बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरे पास यहाँ एक लाइन लिखी हुई है और मैं चाहता हूं इसको बोल्ड करना, तो जो पार्ट मुझे बोल्ड करना है उसको सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से मैं। यहाँ पे देखें तो बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बारी बारी से हम इनको देखते हैं। सबसे पहले बोल्ड, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए मेरा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया है। इसी तरह से यदि आप इटैलिक करना चाहते हैं तो जो वर्ड या जो लाइन इटैलिक करनी है उसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे इटैलिक पे क्लिक कर दें। इसी तरह से अंडरलाइन, आप चाहें तो यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल अलग कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं फॉन्ट का स्टाइल डिफरेंट कर देता हूँ यहाँ से। इसी के साथ यहाँ पे साइज भी अवेलेबल है, आप चाहें तो लार्ज साइज, ह्यूज या नॉर्मल साइज भी ले सकते हैं। इसी तरह से आप कलर सेट कर सकते हैं, जो कलर आप लेना चाहते हैं वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो कलर हमने लिया था ये फोरग्राउंड का कलर है, अर्थात अक्षरों का कलर है। सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करूं तो बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ से रेड क्लिक कर देता हूं तो मेरे पास रेड कलर हो जाता है जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका। इसी तरह से मैं दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पे साथ ही हाईलाइट कलर अवेलेबल है। इसको अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये कलर जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया है उसकी बैक साइड पे अवेलेबल होता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से मेरे पास ये बैक साइड पे अवेलेबल हो गया है। इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो इंसर्ट इमोशन आइकॉन्स का है। यदि आप यहाँ क्लिक करें तो काफी सारे इमोशन आइकॉन अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ आपके पास काफी सारे आइकॉन्स अवेलेबल हैं जो कि इमोशन आइकॉन्स हैं। आप जैसा आइकॉन चाहते हैं वो क्लिक कर सकते हैं। इन आइकॉन्स के साथ अपने भावों को आप व्यक्त कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके पास यहाँ लिंक का बटन भी अवेलेबल है। यदि आप चाहते हैं किसी वर्ड के साथ आप किसी साइट का लिंक जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके लिए आप सिलेक्ट कर ले पहले किसी वर्ड को, उसके पश्चात यहाँ पे लिंक पे क्लिक करें। आपके पास वेबसाइट का एड्रेस पूछा जाएगा और आप यहाँ एक वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हैं जिस भी वेबसाइट को आप लिंक करना चाहते हैं। और यदि आप ईमेल एड्रेस चाहते हैं लिंक करना तो वो भी आप यहाँ क्लिक करके दे सकते हैं। जैसे ही ओके करता हूँ यहाँ पे मैं, मेरे पास देखिए लिंक अवेलेबल हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आपके पास नंबर लिस्ट अवेलेबल है। मान लीजिए मैं कुछ टाइप करना चाहता हूं और उसको मैं नंबरिंग देना चाहता हूं तो सिलेक्ट करके नंबरिंग दे सकता हूं। और इसी तरह से बुलेटिन लिस्ट भी दे सकता हूं। मैं यहां से चाहूं तो इंडेंट कर सकता हूं टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है। और इसी के साथ यहाँ पे कोड्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। किसी वर्ड के साथ आप किसी साइट का लिंक जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके लिए आप सिलेक्ट कर ले पहले किसी वर्ड को,
उसके पश्चात यहाँ पे लिंक पे क्लिक करें। आपके पास वेबसाइट का एड्रेस पूछा जाएगा और आप यहाँ एक वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हैं, जिस भी वेबसाइट को आप लिंक करना चाहते हैं। और यदि आप ईमेल एड्रेस चाहते हैं लिंक करना तो वो भी आप यहाँ क्लिक करके दे सकते हैं। जैसे ही ओके करता हूँ यहाँ पे मेरे पास देखिए लिंक अवेलेबल हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आपके पास नंबर लिस्ट अवेलेबल है। मान लीजिए मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ और उसको मैं नंबरिंग देना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट करके नंबरिंग दे सकता हूँ और इसी तरह से बुलेटिन लिस्ट भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ से चाहूँ तो इंडेंट कर सकता हूँ टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है, और इसी के साथ यहाँ पे कोड्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। लेफ्ट, यदि मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ से मैं लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट भी प्रदान कर सकता हूँ। इसी के अलावा यदि आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि कलर्स वगैरह जो आपने दिए हैं वो हटाने हैं, तो आप इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसमें फॉर्मेटिंग है और यहाँ से रिमूव फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दें, तो आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बेसिक्स बटन्स का प्रयोग कर सकते हैं ईमेल करते हुए भी। इसी के साथ यहाँ पे चेक स्पेलिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आपके स्पेलिंग्स को भी चेक किया जाएगा। यदि आप एक बार क्लिक कर दें तो रीचेक और डन का बटन अवेलेबल हो गया है। यदि कुछ और ऐड करते हैं तो रीचेक कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे डन कर सकते हैं। अब हम मेल भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ मेल एड्रेस डालता हूँ जिसे मुझे मेल डालना है। तो यहाँ मैंने isstworld@gmail.com का मेल आईडी पिक किया है और टाइप कर दिया है। एक से अधिक एड्रेस होने पे आप कॉमा का यूज कर सकते हैं और साथ ही यहाँ ऐड सीसी और ऐड बीसीसी के द्वारा सीसी और बीसीसी को भी मेल भेज सकते हैं इनके साथ ही। यहाँ पे सब्जेक्ट, जो मैं सब्जेक्ट देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। और यदि आप फाइल अटैच करना चाहते हैं तो अटैच ए फाइल पे क्लिक करें। अपने डेस्कटॉप से जो फाइल आप अटैच करना चाहते हैं वो अटैच करें। मैं यहाँ से लाइब्रेरीज पे चला जाता हूँ, पिक्चर्स पे चला जाता हूँ और एक इमेज है जिसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, उसे ओपन यहाँ से कर देता हूँ सिलेक्ट करके। तो देखिए यहाँ पे अटैचमेंट की जा रही है, जो मुझे दिखाई जा रही है कि मेरी जो फाइल है वो इस मेल के साथ जुड़ चुकी है। यदि मैं नहीं चाहता इस अटैचमेंट को जोड़ना तो मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ यहाँ से। आप एक से ज्यादा फाइलें भी भेज सकते हैं अटैच अनदर फाइल करके। फाइनली जब आपने ये टाइप कर लिया है तो अब आपको सिर्फ इसे भेजना है। इसके लिए आपको केवल सेंड का बटन दबाना है और आपकी ये जो मेल है स्वयं ही चली जाएगी। लेकिन यदि आप ध्यान दें तो कुछ समय तक अगर आप इसे सेंड नहीं करते तो जीमेल की एक फीचर जो ऑटो सेव कर देती है, अब यहाँ देखें सेव का जो बटन है वो डिम हो गया है और यहाँ पे जानकारी दी गई है कि ड्राफ्ट जो है ऑटो सेव्ड हो गया है। अर्थात जब आप टाइप कर रहे होते हैं और किसी कारण से मेल नहीं भेज रहे और यदि आप मेल लिख रहे हैं अभी, तो स्वयं ही जीमेल उसको ऑटो सेव भी करता रहेगा साथ साथ, ताकि किसी कारण से कंप्यूटर बंद होने की दशा में या कोई इंटरनेट कनेक्शन फेलियर होने की दशा में आपको ये मेल वापस मिल जाए, जो कि आपको ड्राफ्ट्स में प्राप्त होगी। अब मुझे इसे केवल सेंड करना है। जैसे ही मैं सेंड करता हूँ यहाँ मैसेज आ गया मेरे पास सेंडिंग, और फाइनली जब मैसेज चला जाता है तो यहाँ पे योर मैसेज हैज बीन सेंट, आपका जो मैसेज है वो यहाँ से चला गया है। किसी कारण से अगर ये मेल वहां नहीं पहुंचती तो आपके पास उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस आ जाती है, जो ये बताती है कि मेल वहां नहीं पहुंची है। वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपके पास एक्नॉलेजमेंट वापस आ जाती है। हम फिर से एक मेल लिखने की कोशिश करते हैं जिसको मैं उसी समय नहीं भेजना चाहता। इसके लिए मैं कंपोज पे क्लिक करता हूं। फिर से जो एड्रेस है वो यहाँ मैं डाल देता हूं जिसपे मुझे मेल भेजनी है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे आप अटैच फाइल करना चाहते हैं तो वो, और यहाँ पे मैसेज, जो भी मैसेज है वो यहाँ टाइप कर दें। यहाँ पे जैसे ही मैं अपना मैसेज टाइप करता हूँ और मैं इस मेल को नहीं भेजना चाहता तो उस केस में मैं सेव नाउ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैसेज लिखने के पश्चात यदि मैं चाहता हूँ कि इस मेल को अभी नहीं भेजना, बाद में भेजना है, तो उसको यहाँ से मैं सेव नाउ पे क्लिक कर सकता हूँ ताकि मेरे पास ये ड्राफ्ट्स में आ जाए। और यदि मैं इसे भेजना ही नहीं चाहता तो मैं डिस्कार्ड कर सकता हूँ। अभी मैं इसे सेव नाउ कर देता हूँ। जैसे ही सेव नाउ करता हूँ, अब मेरे पास यदि ड्राफ्ट की तरफ देखें तो यहाँ एक नंबर इसमें इंडिकेट करता है कि आपके पास ड्राफ्ट में एक मेल अवेलेबल है, अर्थात एक मेल जो सेंड नहीं की गई है और ड्राफ्ट में सेव हो गई है। ड्राफ्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो ड्राफ्ट में आपके पास देखिए मेल का जो
सब्जेक्ट है वो दिया गया है और वो मेल पूरी बताई गई है। अब यदि आप चाहते हैं बाद में किसी भी समय मेल को भेजना, तो अब केवल आपको ये ड्राफ्ट क्लिक करके खोलना है और फाइनली फिर सेंड के बटन पे क्लिक कर देना है। ये मेल फिर से दोबारा चली जाएगी। तो ड्राफ्ट के साथ आप उन मेल्स को जिनको उस वक्त नहीं भेजना चाहते, बाद में भेजना चाहते हैं, तो सेव करके रख सकते हैं। सेंट मेल पे यदि मैं क्लिक करूं तो वो सभी मेल्स जो मैंने भेजी हैं उनकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। जो मेल मैं देखना चाहता हूं बाद में वो भी देख सकता हूं क्लिक करके। जैसे मैं फर्स्ट मेल पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास जो मेल मैंने भेजी थी उसकी जानकारी अवेलेबल हो गई है। यहां से बैक भी कर सकता हूं मैं। इसी के साथ यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो अटैचमेंट का साइन है, जो ये जानकारी देता है कि ऊपर वाली मेल में किसी भी तरह की कोई अटैचमेंट नहीं दी गई साथ में, और नीचे वाली फाइल में एक अटैचमेंट भेजी गई है साथ में। तो इस प्रकार से आप सेंट मेल में अपनी भेजी गई मेल्स की डिटेल देख सकते हैं। इनबॉक्स पे क्लिक करें यदि आप, तो जो मेल्स आपके पास आई हैं उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि गूगल की जो टीम है उनकी मेल्स मुझे आई हैं। जिस मेल को मुझे देखना है उस मेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, वो मेल मेरे पास ओपन हो जाती है। उस मेल का जो मैसेज है वो यहाँ अवेलेबल हो गया है, तो उस मेल्स को पढ़ सकता हूँ मैं। और इस प्रकार से मैं इनबॉक्स में कोई भी मेल पढ़ सकता हूँ। चाहूँ तो यहाँ से मैं फिर से वापस आ सकता हूँ बैक, और कोई मेल पढ़ना चाहता हूँ तो वो भी पढ़ सकता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, जो मेल्स अभी बोल्ड हैं वो ये जानकारी देती हैं कि ये मेल अभी रीड नहीं की गई हैं, और जो ये मेल मैंने पढ़ ली है ये अब सिंपल लेटर्स में अवेलेबल हो गई है। फिर से मैं इस मेल को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास दूसरी मेल अवेलेबल है, जिसमें जब भी कोई मेल आपके पास आती है तो उसका टाइम भी आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाता है कि वो मेल आपके पास कब अवेलेबल हुई। इसी तरह से यहाँ से फिर से बैक आ जाता हूँ। आप चाहें तो यहाँ क्लिक कर लें, चाहे तो इनबॉक्स पे दोबारा क्लिक कर लें। फिर से देखें यहाँ पे इनके लेटर सिंपल हो गए हैं, जबकि ऊपर वाले दोनों मैसेज के लेटर जो हैं वो बोल्ड हैं अभी तक, जो ये दर्शाते हैं कि ये मेल अभी नहीं पढ़ी गई है। आपके पास काफी सारे मेल्स इकट्ठे हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको उनमें से कुछ मेल्स नहीं चाहिए, या जो मेल्स हैं वो आपका जो ईमेल अकाउंट है वो भर रहे हैं, और यदि आपको मेल नहीं चाहिए तो आप यहाँ कॉर्नर से उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के पश्चात कुछ ऑप्शंस यहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं आपके पास। यहाँ आपके पास एक डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल है। जब मैं इसे क्लिक करता हूँ डिलीट पे, तो यदि आप देखें तो 2 कन्वर्सेशंस हैव बीन मूव्ड टू द ट्रैश। इसका अर्थ यह है कि 2 मेल्स जो मैंने डिलीट की हैं वो ट्रैश में चली गई हैं। एक तरह से कंप्यूटर के लिए जो रिसाइकिल बिन होता है जीमेल में, वही एक ट्रैश की तरह काम करता है। अर्थात जब भी आप किसी चीज को डिलीट करते हैं तो वो आपके पास ट्रैश में चली जाती है, ताकि यदि आप कभी दोबारा उसकी जरूरत पड़े तो आप ट्रैश में से उसे दोबारा निकाल सकें। और यदि आप अभी चाहते हैं उसे वापस लाना तो यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि ट्रैश में काफी सारी मेल्स इकट्ठी हो जाते हैं तो आप उसे भी डिलीट कर सकते हैं। ट्रैश में से मेल्स डिलीट करने के लिए यदि आप यहाँ इस तरफ आए, और यहाँ मैं अगर सर्कल्स के आगे हल्का सा माउस लेके जाऊं तो देखिए मेरे पास मेन्यू जो है वो बड़ा हो जाता है। देखिए फिर से जब मैं माउस यहाँ लेके आता हूँ तो मेन्यू बड़ा हो जाता है, और यहाँ अगर मैं लेस पे क्लिक करूँ तो कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। माउस ले जाने पे मोर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो सारे ऑप्शंस जो छुपे हुए थे वो मेरे सामने आ जाते हैं। यहाँ पे यदि मैं ट्रैश पे क्लिक करूं तो मेरे पास उन मेल्स की जानकारी आ जाएगी जो मेल्स मैंने डिलीट की थी, और ये जो मेल्स होती हैं ऑटोमेटिकली 30 दिन के भीतर अपने आप यहाँ से डिलीट हो जाते हैं। और यदि आप इन मेल्स को नहीं चाहते तो आप एम्प्टी ट्रैश नाउ क्लिक करके अपने ट्रैश बॉक्स को खाली कर सकते हैं, अर्थात सभी डिलीटेड मेल्स को अपने इस अकाउंट से हटा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये मेल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको ये मेल वापस चाहिए, तो उसके लिए आप सिलेक्ट करें यहाँ पे आर्चिव को, और यहाँ पे यदि मूव टू पे क्लिक करें तो इनबॉक्स का ऑप्शन आपके पास है। मैं यहाँ इनबॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ तो आपकी ये जो मेल है यहाँ से उठ के इनबॉक्स में वापस आ गई है। देखिए इनबॉक्स में देखें तो हमारे पास ये मेल अवेलेबल हो गई है। परंतु यदि आप मेल्स को डिलीट करना चाहते हैं ट्रैश में से, तो मैं ट्रैश पे क्लिक करता हूँ, एम्प्टी ट्रैश नाउ करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक कंफर्म डिलीट मैसेज अवेलेबल हो जाता है, जो ये जानकारी देता है कि अब अगर मैं इसे डिलीट करता हूं ट्रैश में से नहीं वापस पा पाऊंगा। तो मैं यहाँ ओके कर देता हूं, और फाइनली मेरे पास ये जो मेल्स हैं ट्रैश से भी डिलीट हो जाती हैं।
जब आपके पास काफी सारी मेल्स इकट्ठी हो जाती हैं इनबॉक्स में, तो ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी आप पढ़ चुके हैं और कौन सी नहीं। तो यदि आप इकट्ठा देखना चाहते हैं उनको, तो आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसे क्लिक करें। यदि मैं यहाँ से केवल रीड सिलेक्ट कर लूँ तो वो मेल्स जिन्हें मैं पढ़ चुका हूँ उन पे यहाँ देखिए क्लिक अवेलेबल हो गया है। और यदि मैं चाहता हूँ उन मेल्स को देखना जिन्हें मैंने अभी नहीं पढ़ा है, अनरीड पे क्लिक कर दूंगा तो वो मेल्स अवेलेबल हो जाएंगी जिनको मैंने नहीं पढ़ा है अभी। इसी तरह से यदि आप इकट्ठा सबको डिलीट करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑल सेलेक्ट कर लें। तो जो भी काम आप करेंगे, जैसे ट्रैश में डालना या कहीं पे मूव करना, तो आप इन सभी मेल्स को एक साथ मूव कर पाएंगे या एक साथ डिलीट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ यदि मैं यहाँ नन कर देता हूँ तो फिर ये मेरे पास सभी मेल्स जो हैं वो डीसिलेक्ट हो जाती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन यदि मैं यहाँ ध्यान दूं तो मेरे पास यहाँ यदि मैं क्लिक करूं अपने प्रोफाइल पे, तो मेरे पास मेरा नाम, मेरा ईमेल अकाउंट, प्राइवेसी और व्यू प्रोफाइल जो कि गूगल प्लस से अटैच है उसकी जानकारी भी यहाँ अवेलेबल है। यहाँ मैं अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अकाउंट सेटिंग्स खुल जाती हैं। अकाउंट्स की जो सेटिंग्स है उनको यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सिक्योरिटी। अगर मैं सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे पासवर्ड और रिकवरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यदि आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज पासवर्ड पे क्लिक करें। ऊपर आपको करंट पासवर्ड डालना पड़ेगा, अर्थात वो पासवर्ड जो अभी आप प्रयोग कर रहे हैं। नीचे आपको न्यू पासवर्ड और फिर से उसे कंफर्म करना पड़ेगा और उसके पश्चात चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपका पुराना पासवर्ड आपकी मेल आईडी से हट जाएगा और एक नया पासवर्ड उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं यहाँ से अभी बैक आ जाता हूँ। इसी तरह से आप रिकवरी ऑप्शंस को भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। और फाइनली जीमेल अकाउंट से साइन आउट करना चाहते हैं तो यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करें। यहाँ आपके पास साइन आउट का बटन अवेलेबल है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मेरा अकाउंट जो है वो साइन आउट हो जाता है। बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं या किसी साइबर कैफे में कार्य कर रहे हैं, तो साइन आउट करना मत भूलें। तो इस तरह से आप अपने ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फीचर जो है वो है सर्चिंग। किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टाइप की और किसी भी समय और जितनी भी आप चाहें सर्च कर सकते हैं, जो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल रहती है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जिस चीज की सर्च करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट की जानकारी आपको पहले से हो। ऐसे केसेस में यदि आपको वेबसाइट की जानकारी नहीं है तो आप इसके लिए सर्च इंजन्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम गूगल, बिंग और याहू का प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें हमने पीछे भी एक एग्जांपल किया है, जिसने ताजमहल टेक्स्ट को सर्च करने के लिए किया था, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास उसकी अवेलेबल हो गई थी। अब हम सर्चिंग की और जानकारी लेते हैं। इसके लिए हम गूगल का प्रयोग करते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए गूगल सर्च इंजन बहुत बढ़िया विकल्प है। गूगल सर्च इंजन से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि आप ना केवल टेक्सुअल सर्च कर सकते हैं, आप इसमें वीडियो, पीडीएफ, टेक्स्ट और इस तरह से फाइल टाइप के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मुझे यहाँ पे सपोज करें ताजमहल की ही सर्च करनी है दोबारा, तो जैसे मैं ताजमहल यहाँ टाइप करता हूँ और साथ में अगर मैं पीडीएफ लिख देता हूँ, तो और जैसे ही एंटर करता हूँ तो ताजमहल से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं गूगल के द्वारा। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनके आगे पीडीएफ नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनके आगे पीडीएफ लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि ये पीडीएफ फाइलें हैं और आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक के न्यू टैब पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास ये जो फाइल है अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी। आप देखें यहाँ पे तो ये लोडिंग का साइन आ गया है, जो उस फाइल को मेरे पास ऑनलाइन खोल रहा है। फाइनली देखिए, जैसे जैसे लोडिंग बढ़ती जा रही है मेरे पास वो फाइल अवेलेबल हो गई है। तो इस प्रकार से मैं पीडीएफ फाइलें हैं उनको सर्च कर सकता हूँ ऑनलाइन। और इस तरह से देखिए मेरे पास जो मैंने ताजमहल से रिलेटेड जो पीडीएफ फाइल देखनी चाहिए है वो मेरे पास अवेलेबल हो गई है। मैं यहाँ से इसे फिर से क्लोज कर देता हूँ। अब की बार मान लीजिए मुझे ताजमहल से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखने हैं, तो इस केस में आप ताजमहल टाइप करें और इसे सर्च करें।
यहाँ पे अभी टेक्सचुअल सर्च ही आउटपुट में है, अर्थात केवल आपको साइट्स के एड्रेस दिए गए हैं, वीडियोस नहीं दिए गए। नीचे की तरफ आपके पास कुछ मेन्यूज उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ मैं मोर पे क्लिक करके वीडियोस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही वीडियोस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ जितने भी ताजमहल से रिलेटेड वीडियोस हैं जो मुझे गूगल प्रोवाइड करवा सकता है, उनकी लिस्ट मेरे पास अवेलेबल हो जाती है, साथ ही उनकी वेबसाइट के एड्रेस के साथ। जैसे कि यहाँ पे youtube.com से मुझे ताजमहल का ये वीडियो अवेलेबल हो गया है। इसके अतिरिक्त मैं चाहूँ तो सर्च टूल्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं और फिल्टर्स लगा सकता हूँ और सेटिंग सेट कर सकता हूँ, जिससे कि मेरे पास वीडियो रिजल्ट्स और बढ़िया तरीके से अवेलेबल हो जाए। जैसे कि ड्यूरेशन पे क्लिक करूँ, मैं चाहता हूं कि जो वीडियोस मुझे मिले वो 20 मिनट से बड़े मिले, अर्थात बड़े वीडियोस मुझे चाहिए। तो जैसे ही लॉन्ग 20+ मिनट करता हूं तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ताजमहल से रिलेटेड बड़े वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं। और फिर से अगर मैं एनी ड्यूरेशन कर देता हूं तो फिर से मेरे पास डिफॉल्ट सर्चिंग जो अवेलेबल हुई थी पहले वो अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह से आपके पास और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि टाइम से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड। तो इस तरह से आप इन टूल्स का प्रयोग करके सर्चिंग को और बेहतर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कई बार जरूरी हो जाता है कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स बनाना या कुछ इन्फॉर्मेशन को पीपीटी में दिखाना, अर्थात पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखाना। तो ऐसे केसेस में आप ताजमहल के साथ अगर यदि यहाँ पीपीटी टाइप कर दें तो आपको यहाँ पे ताजमहल से रिलेटेड जितनी भी पीपीटीज सर्च में रिजल्ट्स में आई हैं वो दिखा दी जाएंगी। अब मान लीजिए इस पीपीटी को मैं देखना चाहता हूं तो राइट क्लिक करके मैं ओपन लिंक न्यू टैब कर दूंगा। अब यदि यहाँ ध्यान दें तो आपके पास यहाँ पीपीटी डाउनलोड होनी शुरू हो गई है और डाउनलोड होने के पश्चात आप अपने सिस्टम पे से देख सकते हैं। देखिए जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होती है मेरे पास, तो यहाँ पे नीचे की तरफ मेरे पास फाइल अवेलेबल हो जाएगी जो मैंने डाउनलोड की है और फाइनली मेरे पास फाइल अवेलेबल हो गई है। अब मैं यहाँ पे कॉर्नर वाले बटन पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ तो वो पीपीटी मेरे पास मेरे कंप्यूटर में अवेलेबल हो जाएगी। आप उन पीपीटीज की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस तरह से आप पीपीटीज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ से मैं पीपीटी हटा देता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ यदि आप दोबारा सर्च करें तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल थे इनमें इमेजेस ऑप्शन भी अवेलेबल है। यदि मैं इमेजेस पे क्लिक करूँ तो इस जो टॉपिक मैंने सर्च बॉक्स में डाला है उससे रिलेटेड सभी इमेजेस मेरे पास अवेलेबल हो जाती हैं, साथ में कुछ सजेशंस भी अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह से यदि मैं मैप्स देखना चाहता हूँ तो ऑनलाइन गूगल के द्वारा मुझे मैप्स की जानकारी भी अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ से मैं फिर से बैक आ जाता हूँ। फाइनली मोर में यदि आप देखें तो वीडियोस जैसे हमने पहले जानकारी ली न्यूज़ के बारे में, बुक्स के बारे में, तो इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह से आप किसी भी टॉपिक के ऊपर सर्च इंजन के द्वारा इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और इस तरह से आप गूगल के द्वारा किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम YouTube के बारे में। यदि आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो YouTube एक बहुत बढ़िया साइट है जिसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट के वीडियोस हैं, गेम से रिलेटेड वीडियो हैं और यहाँ तक एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही आप सीरियल्स और मूवीज को भी यहाँ देख सकते हैं। YouTube वेबसाइट पे यदि आप देखें तो यहाँ मैंने एड्रेस बार में youtube.com डाल दिया है। फाइनली यहाँ पे YouTube का एक सर्च बॉक्स अवेलेबल हो जाता है जिसमें आप सर्च कर सकते हैं। यदि आपके पास गूगल का अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं YouTube से। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे सजेशंस और बहुत सारे वीडियोस आपके पास पहले से अवेलेबल रहते हैं होम पेज पे। आप चाहे तो यहाँ से कैटेगरी चुन सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के वीडियोस देखने के लिए स्पोर्ट्स। इसी तरह से यदि आप म्यूजिक के वीडियोस देखना चाहते हैं तो म्यूजिक, और इस तरह से टीवी शोज देखना चाहते हैं तो टीवी शोज पे अगर आप क्लिक करें तो टीवी शोज के वीडियोस आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं। यदि आप किसी पर्टिकुलर वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं आप। जैसे ही टॉपिक डाल के एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास यहाँ जो टॉपिक मैंने डाला है उससे रिलेटेड सभी वीडियोस यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उस वीडियो पे क्लिक कर दीजिए, वो वीडियो आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। YouTube की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि YouTube पे ना केवल आप वीडियोस को देख सकते हैं बल्कि यहाँ काफी सारे कंट्रोल्स भी अवेलेबल है जिनसे आप वीडियोस को प्लेबैक भी कर सकते हैं। फाइनली यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद मुझे साइन इन करना है। साइन इन के पश्चात मेरे पास
साइन इन करते ही मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाएंगी, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक गूगल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है। जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है यूट्यूब के बारे में, जैसे कि हिस्ट्री, मैंने कौन से वीडियोस देखे हैं, इसके अतिरिक्त वॉच लेटर, अगर मैं कोई वीडियोस बाद में देखना चाहता था तो कौन कौन से हैं जो इस बटन को क्लिक करने से अवेलेबल हुए हैं। और अगर आपके पास कोई वीडियो है अपलोड करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए अपलोड पे क्लिक करें, आपके पास एक ओपन बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए आप अपलोड पे क्लिक करें और ओके आई एम रेडी टू कंटिन्यू पे क्लिक करें, तो मेरे पास एक ओपन बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा जिसमें से मैं अपना वीडियो सिलेक्ट करके अपलोड कर सकता हूं। जैसे ही ओपन पे क्लिक करूंगा मेरा वो वीडियो मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा और YouTube पे अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो वेबकैम कैप्चर, अर्थात अगर आपके पास वेबकैम है आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप में तो वहां से भी कैप्चर करके डायरेक्ट वीडियोस आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो फोटो स्लाइड शो भी क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो गूगल प्लस के साथ ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं अपने वीडियोस को, और वीडियो एडिटर भी यहाँ अवेलेबल रहता है। अगर आप अपनी सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं वीडियो की तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और जब आप यहाँ से साइन आउट करना चाहते हैं तो कॉर्नर पे क्लिक करें यहाँ पे और साइन आउट पे क्लिक कर दें, आप YouTube से साइन आउट कर जाते हैं। तो इस तरह से आप YouTube का प्रयोग कर सकते हैं। एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए भी आप YouTube का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ही मैं यहाँ कंप्यूटर बेसिक्स टाइप करता हूँ तो मेरे पास यहाँ कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं जिनको मैं देख सकता हूँ और जिनसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। इस प्रकार से एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस भी आप सर्च कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यों ना हो, आप सर्च कीजिए, आपकी फील्ड से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे जिससे आपको काफी सारी नॉलेज मिल सकती है। इस प्रकार से हम YouTube का प्रयोग कर सकते हैं। चैटिंग के रूप में बातचीत करने के लिए इंटरनेट पे एक फ्री सुविधा उपलब्ध है। चैटिंग के रूप में जो व्यक्ति ऑनलाइन हैं और हमारे कॉन्टेक्ट्स में एडिड हैं उनके साथ हम टाइप करके या वॉइस मैसेज के थ्रू या वीडियो मैसेज के थ्रू हम चैटिंग कर सकते हैं। चैटिंग मुख्यतः 3 प्रकार की अवेलेबल है। टाइपिंग मैसेज के थ्रू, जिसमें आप कीबोर्ड से टाइप करके मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू, जिसमें आप हेडफोन का प्रयोग करके बातचीत करते हैं। और वीडियो मैसेज के थ्रू, जिसमें आपकी फोटो भी दूसरी तरफ ट्रांसफर की जाती है, अर्थात वीडियो के लेन देन के साथ, अर्थात वीडियो मैसेज भी शेयर किया जाता है, अर्थात आपका वीडियो भी शेयर किया जाता है। चैटिंग के लिए आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती हैं, जिनमें सबसे पहले है स्काइपी, जिसके द्वारा आप कंप्यूटर पे चैटिंग कर सकते हैं और जिसमें एक दूसरे की वीडियो को भी देख सकते हैं चैटिंग करते समय। इसी तरह से याहू मैसेंजर yahoo.com की तरफ से प्रोवाइडेड है जिसमें आप चैटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से गूगल टॉक जो कि गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड है। फेसबुक वेबसाइट से भी आप वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे स्काइपी से किस प्रकार से हम चैटिंग कर सकते हैं। स्काइप का प्रयोग करने के लिए आपके पास सबसे पहले आपके कंप्यूटर में स्काइप इंस्टॉल होना चाहिए। देखिए मेरे पास अभी स्काइप इंस्टॉल नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसे इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेता हूं। इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए आप google.com खोलें और यहां पे आप स्काइप फ्री डाउनलोड सिलेक्ट कर लें। आपके पास यहां पे सबसे पहले ही उपलब्ध हो गया है डाउनलोड स्काइप ऑन योर कंप्यूटर। जब मैं इसे क्लिक कर देता हूं तो स्काइप की वेबसाइट खुल जाएगी और आप यहां से अपना स्काइप सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपके पास यहां नीचे की तरफ गेट स्काइपी फॉर विंडोज डेस्कटॉप के नाम लिंक अवेलेबल है। यदि मैं इसे क्लिक कर दूं तो मैं अपने कंप्यूटर में स्काइप को डाउनलोड कर सकता हूं। आप देखें यहां पे आपके पास यहां नीचे की तरफ स्काइप डाउनलोड होना शुरू हो गया है और एक बार स्काइप डाउनलोड हो जाए फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। डाउनलोड होने के पश्चात आप स्काइप को इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए मैंने डाउनलोड करने के लिए गूगल क्रोम का प्रयोग किया है। गूगल क्रोम भी एक ब्राउजर है और यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे डाउनलोड अवेलेबल हो गया है। मैं यहाँ इसे क्लिक कर देता हूँ और ओपन कर देता हूँ फाइल को। स्काइप इंस्टॉल होने में कुछ समय लेगा
और देखिए हमारे पास इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी जारी है। देखिए स्काइप इंस्टॉलेशन होने के पश्चात मेरे पास स्काइप विंडोज अवेलेबल हो गई है, जिसमें मेरे पास स्काइप का नाम यानी कि मेरा यूजर नेम और एक पासवर्ड पूछा जा रहा है, जिससे कि मैं अपने स्काइप अकाउंट को प्रयोग करके वीडियो चैटिंग कर पाऊं। क्योंकि मेरे पास स्काइप को यूज करने के लिए यूजर नेम और अकाउंट अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ क्रिएट एन अकाउंट कर लेता हूँ। यहाँ मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। ये आपको ऑनलाइन स्काइप की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहां पे आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि नाम, लास्ट नेम, मेल आईडी, जो मैंने जीमेल के लिए ईमेल आईडी यूज किया था उसी का यूज यहां मैं करना चाहता हूं ईमेल एड्रेस में। मेल को एक बार फिर से रिपीट कीजिए यहां पे। उसके पश्चात आपको प्रोफाइल इंफॉर्मेशन देनी है नीचे की तरफ। प्रोफाइल इंफॉर्मेशन के बाद आप जेंडर बताएं और कंट्री रीजन, इसने स्वयं ही इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। फॉर्म यदि आप नीचे स्क्रॉल करें तो सिटी बताएं इसमें। उसके पश्चात लैंग्वेज, यहां भी आपको एक मोबाइल नंबर इंसर्ट करना पड़ेगा और जो आपके लिंक्स में कॉन्टैक्ट्स रहेंगे वही आपका मोबाइल नंबर देख पाएंगे। आप स्काइप को कैसे यूज करना चाहते हैं ये बताएं। मैं अभी पर्सनल कन्वर्सेशंस के लिए इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। स्काइप पे आप क्या नाम चाहते हैं जिससे आपको रिकॉग्नाइज किया जा सके, यानी कि आप यहां यूजर आईडी क्या बनाना चाहते हैं। तो मैं वही आईडी यूज कर लेता हूं जो मेरे पास मेल आईडी का था। आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अगर वो पहले से किसी ने ले रखा है तो आप उसको चेंज करके दूसरा भी लिख सकते हैं। यदि ये पहले किसी के पास नहीं अवेलेबल तो देखिए कोई भी एरर नहीं आया, लेकिन मान लीजिए ये पहले से अगर मैं ये यूज करता हूं तो मेरे पास देखिए यहां एक मैसेज आ जाएगा, स्काइप नेम नॉट अवेलेबल, अर्थात ये पहले से यूज किया जा चुका है, किसी और यूजर के पास ये है। तो मैं इस पे फिर से वही वाला आईडी यूज कर लेता हूं जो स्काइप के पास नहीं है। इसके पश्चात आप पासवर्ड सेट करें, रिपीट करें पासवर्ड को। यदि चाहें तो स्काइप आपको इन्फॉर्म कर सकता है उसके नए प्रोडक्ट्स, फीचर और स्पेशल ऑफर्स के बारे में। चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके एसएमएस के जरिए तो एसएमएस सेलेक्ट कर लीजिए, और यदि आप ईमेल के जरिए ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ईमेल के जरिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लास्ट में आपको फिर से वैलिडेशन टेक्स्ट को लिखना होता है। आपको यदि ये टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से रिफ्रेश करके कोई दूसरा टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, और आप तब तक रिफ्रेश कर सकते हैं जब तक आपको आसान टेक्स्ट नहीं मिल जाता। और फाइनली जब आपको ऐसा टेक्स्ट मिल जाता है जो आसान होता है वो आप यहां टाइप कर दें। इसके पश्चात आपको आई एग्री करना है, अर्थात कंटिन्यू करना है। देखिए आपका अकाउंट अवेलेबल हो गया है, तो स्काइप पे आपका अकाउंट बन गया है। अब आप इस स्काइप के अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं और आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं अब इसको वेबसाइट को बंद कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्काइप मेरे पास इंस्टॉल है। तो यहां पे मैं जो स्काइप नेम है उसको यूज करता हूं, जो कि सिंह वरिंदर 2079 है। जो पासवर्ड है मैं उसको फिल करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइन इन कर दूंगा। जैसे ही साइन इन करूंगा मेरे पास यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे साउंड और वीडियो क्वालिटी चेक कर सकते हैं, उनकी सेटिंग्स चेक कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। आपके पास यहाँ पे यदि आपके डेस्कटॉप पे कैमरा है और लैपटॉप पे कैमरा है तो आपकी इमेज आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। यदि आपका माइक्रोफोन आपकी आवाज को सेंड कर पा रहा है तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये बताती हैं कि आपकी जो वॉइस है वो सेंड हो सकती है। इसी तरह से यदि आप टेस्ट करना चाहते हैं साउंड, तो टेस्ट साउंड पे क्लिक करें। आप साउंड को टेस्ट कर सकते हैं।
कुछ इस तरह की साउंड आपको ये जानकारी देती है कि आपके जो स्पीकर्स हैं वो सही कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से माइक्रोफोन और स्पीकर्स को और साथ ही आपने अपने वीडियो दोनों को सेट कर दिया है। अब फिर से कंटिन्यू करें। आप चाहें तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, मैं ऐड लेटर कर देता हूँ और फाइनली मेरा जो अकाउंट है वो सेटअप हो जाता है। इसके बाद स्टार्ट यूजिंग स्काइप जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे पास मेरा अकाउंट अवेलेबल हो जाता है। अब आपके सामने स्काइप की विंडो अवेलेबल है। आप चाहें तो यहां से आप वो कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं जिनसे आप बातचीत करना चाहते हैं, और इसके लिए आपको केवल इतना करना है, यहाँ पे ये देखिए मेरे पास एक मैसेज पॉपअप हो गया है ऐड कॉन्टैक्ट्स, जिससे कि मैं अपने कॉन्टैक्ट्स को यहाँ ऐड कर सकता हूँ। जो लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स में अवेलेबल रहेंगे उनसे मैं बातचीत कर सकता हूँ। इसके लिए मैं इस मैसेज को भी क्लोज कर देता हूँ। और यदि आप अब इसका इंटरफेस देखें तो यहाँ ऊपर आपका प्रोफाइल है, यहाँ कॉलिंग मेथड आपके पास अवेलेबल है और नीचे की तरफ कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है। जो भी कॉन्टैक्ट्स आपके पास यहाँ रहेंगे वो नीचे यहाँ दिखाई देंगे। हम सबसे पहले एक कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं। इस किसी भी कॉन्टैक्ट को ऐड करने के लिए आप कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करें, ऐड कॉन्टैक्ट करें और यहाँ पे आपके पास ऐड कॉन्टैक्ट में दो ऑप्शन है, सर्च स्काइप डायरेक्टरी और सेव अ फोन नंबर। अभी मैं सर्च स्काइप डायरेक्टरी पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ एक फाइंड बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैं उस व्यक्ति का नाम लिख सकता हूँ जिसको मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स में ऐड करना है, और ये कंफर्म करने के लिए क्या वो स्काइप डायरेक्टरी में है ये मुझे यहाँ से टाइप करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं जैसे ही नाम डालता हूँ वरिंदर सिंह 2079 तो मेरे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। जैसे ही यहाँ मैं कॉन्टैक्ट सर्च करता हूँ, देखिए मेरे पास एक पहले से अकाउंट अवेलेबल है। मैं यहाँ पे वरिंदर सिंह अंबाला वाले अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। यदि आप यहाँ ध्यान दें राइट हैंड साइड मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, जिसके अंतर्गत मैं इस अकाउंट को अपने कॉन्टैक्ट्स में ऐड कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं डायरेक्ट वीडियो कॉल और कॉल फोन भी कर सकता हूँ। कॉल फोन के लिए आप क्रेडिट होना जरूरी है जो स्काइपी से आपको परचेज करना पड़ता है ऑनलाइन। इसके अतिरिक्त आप वीडियो कॉल डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन अभी मैं इसको ऐड टू कॉन्टैक्ट्स करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐड टू कॉन्टैक्ट्स क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही ऐड टू कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक मैसेज अवेलेबल हो जाता है कि ये अब एक मैसेज वरिंदर सिंह को भेजेगा जो कि मेरा दूसरा अकाउंट है। मैं अगर ये मैसेज सेंड करना चाहता हूं तो यहाँ से सेंड कर दूंगा, ये मैसेज दूसरे अकाउंट में अवेलेबल हो जाएगा। अब यदि आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो कॉल पे क्लिक करें। जब आप वीडियो कॉल के लिए क्लिक करते हैं तो आपकी जो कॉल है वो दूसरी तरफ जाती है। दूसरी तरफ के व्यक्ति को 3 ऑप्शन मिलते हैं। क्या वो केवल आंसर देना चाहता है जो वॉइस फॉर्मेट में हो सकता है, या वो वीडियो चैटिंग चाहता है आंसर विद वीडियो, या वो इस कॉल को रिजेक्ट करना चाहते हैं डिक्लाइन के द्वारा। अभी जो दूसरा व्यक्ति मान लीजिए आंसर विद वीडियो पे क्लिक कर देता है तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जिसमें उस व्यक्ति की फोटो और आपकी फोटो छोटे प्रीव्यू में यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे उस व्यक्ति की पिक्चर या वीडियो आ जाएगा जो व्यक्ति दूसरी तरफ आपसे बातचीत कर रहा है, और यहाँ दूसरी तरफ आपकी पिक्चर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी और आपको प्रीव्यू देती रहेगी कि आप बातचीत कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो चैटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। कॉल करते समय आप ये चाहते हैं कि आपका वीडियो दूसरी तरफ मत जाए तो इसके लिए आप यहाँ जैसे ही माउस होवर करते हैं यहाँ पे एक बार अवेलेबल हो जाती है। यहाँ अगर मैं टर्न ऑफ वीडियो कर दूं तो मेरा वीडियो दूसरी तरफ नहीं जाएगा। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरी वॉइस दूसरी तरफ मत जाए तो ये म्यूट योर माइक्रोफोन क्लिक कर दे तो आपका माइक्रोफोन जो है वो म्यूट हो जाएगा। तो आपका माइक्रोफोन म्यूट हो जाएगा और दूसरी तरफ आपकी आवाज नहीं जा पाएगी। इसी तरह से फाइनली अगर आप एंड कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ एंड कॉल पे क्लिक कर दें तो फाइनली ये आपकी कॉल कंप्लीट हो जाती है। और यदि आप यहाँ देखें तो हिस्ट्री में जो आप कॉल्स की हैं आपने उन सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे की तरफ दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यदि आप नीचे की तरफ देखें तो जो कॉलिंग हिस्ट्री है वो यहाँ आती जाती है आपके पास, जो ये जानकारी देती है कि आपने जो कॉल की है वो किन से बातचीत की है और उनकी ड्यूरेशन भी वहाँ अवेलेबल हो जाती है। इसके अतिरिक्त स्काइप में और भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जैसे कि स्काइप से आप क्लिक करके यहाँ से चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे ही चेंज पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ करंट पासवर्ड डाल के और नया पासवर्ड डाल सकता हूँ और उसी नए पासवर्ड को रिकन्फर्म करके मैं अपना यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह से यदि मैं इस स्काइप अकाउंट से बाहर आना चाहता हूँ तो साइन आउट पे क्लिक कर सकता हूँ। और यदि नया कॉन्टैक्ट्स आपको ऐड करना है तो ऐड कॉन्टैक्ट से, आप चाहें तो इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स भी कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त कॉल मेन्यू में जाके आप कॉल भी कर सकते हैं या वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल वैसी है जैसे हम शुरू में कॉलिंग करते वक्त हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। और व्यू में आपके पास कौन सी चीजें आप देखना चाहते हैं वो जानकारी अवेलेबल रहती है। जैसे कॉन्टेक्ट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स अवेलेबल है, रिसेंट देखना चाहते हैं तो रिसेंट अवेलेबल हो जाता है, वॉइस मैसेज देखना चाहते हैं तो वॉइस मैसेजेस, और इसी तरह से बाकी इंफॉर्मेशन भी इस तरफ रिप्रेजेंट हो जाती है। अभी मैं इसको कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक कर देता हूं। टूल्स में आपके पास ऑप्शंस में अपनी ऑडियो सेटिंग्स सेट करने की जगह होती है। मान लीजिए किसी कारण से आपका माइक्रोफोन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा आपकी वॉइस को, तो आप यहां से उसे चेक कर सकते हैं। यदि आप यहां माइक्रोफोन पे क्लिक करें तो आपके पास यहां दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक स्टीरियो मिक्स और एक माइक्रोफोन। एक वो माइक्रोफोन जो मैंने कनेक्टेड किया हुआ है, और एक इसके साथ एक और माइक्रोफोन इसको डिटेक्ट हो रहा है कंप्यूटर से। और किसी कारण से यदि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, किसी कारण से आप आवाज नहीं जा पा रही है आपकी दूसरी तरफ, तो यहाँ से आप चेक कर लें कि आपकी माइक्रोफोन की सेटिंग्स ठीक है या नहीं है। इसके साथ ही आप यहाँ पे यदि ग्रीन लाइन यहाँ पे आपके पास दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी माइक्रोफोन सेटिंग्स ठीक हैं। इसी तरह से यदि आपके पास आवाज आ नहीं पा रही है तो आप स्पीकर्स की सेटिंग्स चेक कर सकते हैं। यहाँ स्पीकर्स अवेलेबल हैं, एक से अधिक स्पीकर्स अगर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हैं तो यहाँ से स्पीकर सेटिंग्स चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से आप रिंगिंग सेटिंग भी सेट कर सकते हैं, और फाइनली आप इनको सेव कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी सेटिंग्स के साथ ही वो कार्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ से हेल्प का प्रयोग भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपना स्काइप का प्रयोग कर सकते हैं कॉल करने के लिए। अब मान लीजिए कोई आपको कॉल करता है तो उसकी कॉल किस प्रकार से आपके पास आएगी। जब भी कोई आपको कॉल करेगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर विद वीडियो और डिक्लाइन। यदि आप उसका आंसर देना चाहते हैं कॉल का तो यहाँ आंसर पे क्लिक कर सकते हैं, जो एक तरह से आपकी ऑडियो कॉलिंग की बात करता है, जो कि आप जिससे आप ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं, अर्थात बातचीत कर सकते हैं माइक से। आंसर विद वीडियो का मतलब ये है कि आप यहाँ से वीडियो कॉलिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं, और डिक्लाइन का अर्थ ये है कि आप कॉल नहीं सुनना चाहते। मैं यहाँ आंसर विद वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे दोनों पिक्चर्स अवेलेबल हो जाती हैं, एक उस व्यक्ति की जो व्यक्ति मेरे से बातचीत करना चाहता है, और एक मेरी पिक्चर छोटे से प्रीव्यू में दूसरी तरफ राइट हैंड साइड छोटे पिक्चर के रूप में यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो ये पिक्चर्स हैं, वीडियो कॉलिंग है, फुल स्क्रीन पे आए, तो यहाँ बिल्कुल साइड पे फुल स्क्रीन का बटन है, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, और मेरी पिक्चर जो है और जो मैं जिससे बात कर रहा हूँ उनकी पिक्चर्स पूरी स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाती है। इस प्रकार से मैं स्काइप का इस्तेमाल कर सकता हूँ वीडियो कॉलिंग एक्सेप्ट करने के लिए। फाइनली जब आप कॉल डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंड कॉल का बटन है, आप इसे क्लिक कर दें, और फाइनली फिर से आपके पास स्काइप का बेसिक इंटरफेस अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ से आप आगे कॉलिंग कर सकते हैं और सुन सकते हैं। इस तरह से आप स्काइप का प्रयोग कर सकते हैं कॉलिंग सुनने और करने।